पिछले क्वार्टर में एफआईआई ने क्या किया, ये तेजी का मेन पर्पस ये था, डॉलर का वीक होना मतलब अमेरिकन इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे। तो ये एक चिंता देने वाली बात है। लेकिन इसके बावजूद भी बैंक्स एनबीएफसीज को आसानी से लोन नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे? कि भाई माल बेच कौन रहा है जब दोनों ही बाय कर रहे हैं। एक दिन थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, थोड़ा रेंज बाउंड। डीआईएस ने मार्च 2025 में एफपीआईज को ओनरशिप के मामले में पीछे छोड़ दिया है। क्या ये साइक्लिकल चेंजेस है और इसको हम लोग स्ट्रक्चरल चेंजेस बोल सकते हैं, जहाँ पे डोमेस्टिक कैपिटल पहली बार ग्लोबल कैपिटल पे भारी पड़ रहा है? आप इस ट्रेंड को कैसे देखते हैं सर? देखो, ज़्यादातर अगर आप देखेंगे हम लोग क्या देखते हैं, अरे पिछले 10 दिनों से एफआईआई खरीद रहा है या बेच रहा है, उसके बेसिस पर हम जो है बुलिश या बेलिश अक्सर हो जाते हैं। लेकिन हमें लार्जर ट्रेंड को देखना चाहिए। अगर आप देखिए तो पिछले क्वार्टर में एफआईआई ने क्या किया, उनकी जो नेट ओनरशिप है वो डीआईआई से कम हो गई पहली बार। तो अगर इस वक्त हम देखें तो जो डीआईआईज हैं वो 17.60% इक्विटीज़ होल्ड करते हैं, जबकि एफआईआईज का जो वो परसेंटेज है वो अब उनसे थोड़ा कम हो गया, 17.20 के आसपास हो गया है। और मार्च क्वार्टर में अगर आप देखें तो डीआईआईज ने करीब 1.89 लाख करोड़ रुपए जो है पंप किए हैं मार्केट में, और वहीं एफआईआईज ने 1.16 लाख करोड़ निकाले हैं। ओके, तो और इसको अगर हम थोड़ा लार्जर, उससे भी बड़े लार्जर अगर हम टाइम फ्रेम में देखें तो 12 साल में लोएस्ट ओनरशिप है एफआईआईज की। तो ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि एफआईआईज आर डंपिंग इंडिया। अब इतने सालों से जो उन्होंने इतनी पोजीशंस बना कर रखी, तो ऐसा तो है नहीं कि रातों रात वो निकल जाएंगे, और रातों रात अगर निकलेंगे तो मार्केट पर उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पिछले 2-3 सालों में जो तेज़ी हमें देखने को मिली 21 से 24, ये तेज़ी का मेन पर्पस ये था कि उन्हें स्टॉक्स को डंप करने थे, और उन्होंने डंप किए भी। लाखों करोड़ों के उन्होंने प्रॉफिट्स बुक किए। किसके कॉस्ट पे? रिटेल के कॉस्ट के। किन्होंने उनको एग्जिट दिया? एफआईआईज को आपने एग्जिट दिया, और आप जो डीआईआईज को पैसा देते हैं उन्होंने एग्जिट किया। तो ये सारा खेल ये है कि उन्हें एग्जिट लेना है और आगे भी लेना है। तो इसलिए ये जो हमें पिछले 1-2 हफ्तों से जो तेज़ी देखने को मिल रही है, इसको भी थोड़ा हमें कॉशियसली व्यू करना चाहिए। जो उनकी बाइंग की फिगर आ रही है, क्या एक बार फिर वो बड़े पैमाने पर एग्जिट करने के मूड में है, इसीलिए वो मार्केट को खींच रहे हैं? तो इसके पर्सपेक्टिव में हमें देखना चाहिए। तो 12 साल में आप सोचिए कि इस वक्त उनकी लोएस्ट ओनरशिप हो गई है। पिछले 12 साल से वो लगातार सेलिंग कर रहे हैं। 12 साल से एफआईआईज सेल कर रहे हैं, फिर भी 2021 से 2024 तक मार्केट ऊपर ही गया। ऐसा क्या हो गया सर? हाँ, मैंने इसका जो जवाब दिया, पिछला जवाब जो दिया, उसी से इसका आंसर निकल कर आता है कि क्यों ऊपर गया। अगर मार्केट ऊपर नहीं जाता तो क्या रिटेल खरीदता? और रिटेल नहीं खरीदता तो क्या वो एग्जिट कर पाते? और क्या एग्जिट कर पाते तो क्या वो प्रॉफिट में कर पाते? लाखों करोड़ रुपए आपकी जेब से वो निकाल कर लेके गए हैं। क्यों? क्योंकि आप बुलिश थे। तो आप जब बुलिश थे, मार्केट इतना बुलिश था, तो वो एग्जिट क्यों ले रहे थे? ये सोचने वाली बात है। लोग कह रहा है डॉलर इंडेक्स गिर रहा है, इसीलिए एफआईआईज इंडिया में अभी बाइंग कर रहा है। क्या डॉलर इंडेक्स का गिरना लॉन्ग टर्म मार्केट के लिए हेल्दी है? तो जनरल बिलीफ क्या है कि डॉलर इंडेक्स गिर रहा है तो वो पैसा इमर्जिंग मार्केट में आएगा, वहाँ पे बाइंग करेंगे, वहाँ के मार्केट्स ऊपर जाएंगे।
लेकिन इसको हमें सिर्फ आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। देखिए, अगर आप पिछले एक महीने में देखें या उससे थोड़ा ज़्यादा इंटरवल में देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स करीब 8% गिर गया है और यूरो 9% ऊपर चला गया है। ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स का जो भरोसा था डॉलर पे वो घट रहा है और वो अपने प्रायोरिटीज़ को शिफ्ट कर रहे हैं। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इतनी ज़्यादा चेंजेस कर रहे हैं तो लोगों को अब जो उनका सबसे ट्रस्टेड इन्वेस्टमेंट एवेन्यू था वहाँ पर वो डंप करके निकल रहे हैं, इसलिए वो गिर रहा है। अब डॉलर का वीक होना शॉर्ट टर्म में शायद हमें थोड़ा बुलिश बना दे कि ठीक है वो पैसा इंडिया में आएगा, हो सकता है आ भी रहा हो एज एन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, लेकिन अगर उसको आप लार्जर पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। देखिए, डॉलर का वीक होना मतलब अमेरिकन इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे। ओके, फॉर एग्जांपल अगर रुपया कमज़ोर होता है, रुपया अगर 50 रुपये है और मैं $1000 का सामान खरीदता हूँ इंडिया में बाहर से, तो मुझे 50,000 रुपये देने पड़ेंगे। अब रुपया वीक हो गया, 70 हो गया, तो मुझे उसी सामान के 70,000 रुपये देने पड़ेंगे, जो कि हम दे रहे हैं पिछले इतने टाइम से हमारा रुपया वीक हो रहा है। तो डॉलर भी अगर वीक होगा तो वहाँ के इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव बन जाएंगे। इसका मतलब है कि लोग वहाँ पे कम सामान इंपोर्ट करेंगे और जब अमेरिका कम सामान इंपोर्ट करेगा तो ग्लोबल इकॉनमी का क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। दुनिया भर में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और इसीलिए कहा जाता है कि डॉलर तो अमेरिका का है लेकिन उसकी प्रॉब्लम्स पूरे दुनिया भर की हैं। और 100 से नीचे अगर डॉलर इंडेक्स आता है, जो कि अभी 99 के आसपास चल रहा है, ये अच्छा साइन नहीं है ग्लोबल इकॉनमी के लिए। और लेट्स होप कि वो कुछ दिनों में रिकवर होके 100 से ऊपर चला जाए, नहीं तो इसके लॉन्ग टर्म खामियाजे हमें भुगतना पड़ेगा। ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं सर? क्या ये लोग एफपीआई के साथ हैं? मिक्स बैग है। रिटेल मैं लगातार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि दो खेमों में बटा हुआ है। एक जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं जो पिछले 3 साल 4 साल पहले जिन्होंने एंट्री ली, और एक जो नए लोग हैं। तो इनकी फिगर्स जो हैं मिक्स्ड बैग आ रही हैं। अगर आप देखें तो मार्च के क्वार्टर में रिटेल वाज नेट सेलर, HNIs वेर नेट सेलर, लेकिन अब जो है सिचुएशन थोड़ी बदलती हुई दिख रही है। थोड़े थोड़े वो निकल कर बाइंग करते आ रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप मार्च के क्वार्टर में भी देखें, लार्ज कैप्स की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि लार्ज कैप ही मार्केट के डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं, तो वहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, तो करीब 70% लार्ज कैप्स में FIIs ने अपना एक्सपोजर घटाया और इसलिए मार्केट्स गिरे। और वो एक्सपोजर किसने खरीदा, तो एज यूजुअल DIIs ने खरीदा। तो 70% स्टॉक्स में उन्होंने एक्सपोजर बढ़ाया। रिटेल को अगर आप देखें तो रिटेल जो है 60-40 यानी कि 60% लार्ज कैप्स में उन्होंने एक्चुअली पोजीशंस को बढ़ाया है और 40% में उन्होंने घटाया है। तो ओवरऑल रिटेल मिक्स्ड बैग है। यहाँ पर आपको दोनों तरीके के लोग मिलेंगे, दुखी परेशान मिलेंगे जिनको इतना लॉस हो गया है, और ऐसे भी मिलेंगे जिन्होंने अभी काफ़ी ज़्यादा पैसे लगाए हैं और वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं। तो रिटेल जो पुराने जो इन्वेस्टर हैं वो थोड़े वरीड हैं, लेकिन नए लोग अभी भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। सर, अब रिजल्ट सीजन पे आते हैं। SBI का रिजल्ट आ गया है, इसको देख के बैंकिंग सेक्टर के बारे में आपको क्या लग रहा है? देखो, SBI बड़ा बैंक है, लीडिंग बैंक है, और HDFC और ICICI की तरह ये भी एक हमारे सिस्टमिक इम्पोर्टेंस का बैंक है। और इनके रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स थोड़ा नेगेटिवली सरप्राइज़ किया। अगर आप देखें तो उनके नेट प्रॉफिट में 10% का फॉल हुआ कंपेयर टू लास्ट ईयर सेम क्वार्टर। लेकिन अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो 10% का गेन भी देखने को मिला। ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि इनकी जो प्रोविजनिंग की कॉस्ट है उसमें 57% का इजाफा हुआ।
जब आपके लोन्स डिफ़ॉल्ट होने लगते हैं तो कुछ पैसा आपको रिजर्व में रखना पड़ता है, उसे आप यूज़ नहीं कर सकते, और इस वजह से इनके नेट प्रॉफिट्स में इतना गिरावट हमें देखने को मिला। अब प्रोविजनिंग अगर आप 57% बढ़ा रहे हैं तो ये एक चिंता देने वाली बात है, और ये हमें इस तरफ इशारा कर रहा है कि अभी भी स्ट्रेस है सिस्टम में, और लोग अपनी EMIs अभी भी सही तरीके से नहीं चुका रहे। तो ओवरऑल ये पिक्चर कोई पॉजिटिव इंडिकेशन हमें नहीं दे रहा है, और इसीलिए अगर आप देखेंगे पिछले 2-3 दिनों से बैंक के स्टॉक्स और बैंक निफ्टी भी प्रेशर में चल रहा है। आज भी आप देखिए निफ्टी तो ग्रीन में आ गया, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी आज भी नेगेटिव में रहा। RBI ने रिस्क वेटेज को रिलैक्स कर दिया है, फिर भी बैंक NBFC को लोन देने के लिए इतना कॉशस क्यों है सर? प्रॉब्लम्स वही हैं कि ठीक है, आपको जो पिछले RBI गवर्नर थे उन्हें लगा कि सिस्टेमिक रिस्क एक बन रहा है, लोग लोन ज़्यादा दे रहे हैं, डिफ़ॉल्ट्स बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि जो बैंक्स NBFCs को लोन देते हैं उसमें थोड़ी कमी आनी चाहिए। उन्होंने रिस्क वेटेज को बढ़ाया, लोन वहाँ कम जाने लगा, वो कम लोन बांटने लगे, उसका इम्पैक्ट तुरंत देखने को मिला, और बैंक को भी इसका नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि वो NBFCs को जो लोन देते थे उसमें भी कमी आ गई, तो इनके परफॉर्मेंस में इसका इफेक्ट पड़ा। ऑब्वियसली लोगों ने जाके बोला होगा, RBI को बोला होगा कि भाई इससे हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट हो रहा है, या सरकार ने भी सोचा होगा, तो उसमें उन्होंने दोबारा से जो नए RBI गवर्नर आए उन्होंने कुछ रिलैक्सेशन दे दी। लेकिन इसके बावजूद भी बैंक्स NBFCs को आसानी से लोन नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि भाई ठीक है, आप लोन तो बांट दोगे, किसी को भी लोन बांट दोगे, भाई वो चुकाएगा तभी तो आपके पास पैसा वापस आएगा ना। तो जब आपको वहीं पे रिस्क लग रहा है तो आप क्यों लोन दोगे? अगर कोई भी आप लोन देना चाहते हो, अगला लोन लेना चाहता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोन बांट दोगे, आप देखोगे भाई ये चुका पाएगा कि नहीं। और इसी वजह से आज भी बैंक्स NBFCs को लोन देने से कतरा रहे हैं। अगर आप मार्च का डेटा देखेंगे तो उनकी जो लोन्स में ग्रोथ आई है 5.7% के रफ्तार से, जबकि पिछले साल वो 17% के रफ्तार से ग्रो कर रहे थे। तो ओवरऑल यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव्स नहीं दिख रहे। अभी ऑडियंस का सर कुछ सवाल ले लेते हैं। मिस्टर निखिल ने बोला FII DII दोनों जब कैश में बाई कर रहे हैं एंड क्लाइंट के पास इतनी क्वांटिटी में सप्लाई देने की पावर है, माल बेच कौन रहा है ये समझ नहीं आ रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सही आपने पकड़ा कि भाई माल बेच कौन रहा है जब दोनों ही बाय कर रहे हैं। अब इसमें देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करना संभव नहीं है, लेकिन मैं कुछ क्लूज आपको देने की कोशिश करूँगा। तो FIIs कई तरीके के होते हैं। तो क्या कैटेगरी A के FIIs सेल कर रहे हैं, कैटेगरी B के FII बाय कर रहे हैं, क्या ऐसा हो रहा है? क्या ये एक बड़े स्केल पर स्टॉक डंपिंग एक्सरसाइज चल रही है, स्टॉक्स एक हाथ से निकलकर दूसरे हाथ पे जा रहे हैं? क्या ये कुछ ऐसा हो रहा है कि देखो FII बाइंग कर रहे हैं, DII बाइंग कर रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है तो भाई आप आइए खरीदिए? अगर आप इन क्वेश्चंस के बारे में सोचेंगे तो शायद आपको इसका आंसर मिल जाएगा। दूसरा, उस समय हम एक सवाल लेते हैं, सर सिर्फ मार्केट बढ़ रहा है बट अपना पोर्टफोलियो का स्टॉक्स 20 से 50% डाउन है, क्या किया जाए? नहीं, ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। देखिए, जिन लोगों ने 1 साल 2 साल पहले पोर्टफोलियो बनाए तो उस वक्त मार्केट में काफ़ी तेज़ी थी, हर जगह बुलिश नॉइसेस थे, जो कहता था मार्केट गिरेगा उसे लोग मारने काटने को दौड़ते थे, और कोई भी उस चीज़ से बच नहीं पाया। हर किसी ने पैसे लगाए, बिना वैल्यूएशंस देखे पैसे लगाए। लेकिन जैसा कि मार्केट में हमेशा होता है कि मार्केट्स में आप घुसेंगे, मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली अगर वो ओवर वैल्यूड है तो वो नीचे आएगा। अब आपने बिना वैल्यूएशंस देके खरीदा है और एक बार फिर वो वही खेल मार्केट में होता हुआ दिख रहा है। अगर आपके स्टॉक्स
इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि वो स्टॉक्स अच्छे नहीं हैं। आपको इस रैली का यूज़ करके उन्हें निकालना चाहिए। स्टॉक्स को तभी आप एंटर करें जब उसमें आपको वैल्यू दिखे कि हाँ, इस प्राइस पर ये स्टॉक सस्ता है। अगर आप स्टॉक को सिर्फ इसलिए खरीदेंगे कि अरे इसका प्राइस तो ऊपर जा रहा है, ये तो बहुत चढ़ जा रहा है, या कोई कह रहा है कि नहीं नहीं अभी तो ये और ऊपर चढ़ेगा, भले ही वो वैल्यूएशन से काफ़ी दूर हो, वो आपको शॉर्ट टर्म में खुश कर सकता है, लॉन्ग टर्म में वो आपको पेन देगा। और ये आपका पोर्टफोलियो इस बात की गवाही दे रहा है। तो इसलिए आपके लिए मेरा यही सजेशन है कि जो स्टॉक्स रैली में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सीने पे पत्थर रखकर उन्हें निकालिए, और नया स्टॉक जब भी खरीदें तो ये ना देखें कि मार्केट ऊपर जा रहा है, स्टॉक ऊपर जा रहा है, ये देखें कि क्या उसका प्राइस इस लेवल पर वैल्यूएशंस को जस्टिफाई कर रहा है, तभी उसमें एंट्री करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगले 2-3 दिनों में मार्केट आपको कहाँ दिख रहा है सर? मार्केट में कुछ खास नहीं हो रहा है। एक दिन थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, थोड़ा रेंज बाउंड, कुछ भी खास नहीं हो रहा है। किसी भी पैरामीटर्स में कोई मेजर बदलाव नहीं है। आज वॉल्यूम थोड़ा कम था, 88,000 करोड़ का। पिछले कई दिनों से हाई वॉल्यूम हो रहा था, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का। अगर आप आईवीज देखें अभी भी हाई हैं, विक्स देखें आज भी चढ़ा है। अगर आप ऑप्शंस देखें तो उसमें पुट कॉल रेशियो में माइनर राइज हुआ है, हालांकि अगर परसों के लेवल से देखेंगे तो वो नीचे है। ओवरऑल कोई मेजर बदलाव नहीं है, हमारा स्टैंड सेम है। 24,150 से नीचे मार्केट आएगा तभी हमें शॉर्ट करना है। इस वक्त हमें अपने लॉन्ग्स को क्लोज करना है और फ्रेश पोजीशंस बनाने का अवॉइड करना है।